दोस्तों नमस्कार, ये है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह अपने इस इतिहास के 17वें नंबर प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और अपनी आगे की तैयारी बढ़ाते हैं। उससे पहले एक विनम्र निवेदन है आपसे, हमारे यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला प्रश्न ये स्क्रीन पर रहा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला जो प्रमाण है कहाँ पर मिला हुआ है, ये बताना है। जो है भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण कहाँ पर मिला है, ये बताना है। तो नंबर ए बिहार में है क्या, या बी नंबर है दक्कन में, या बलूचिस्तान में, या अरावली क्षेत्र में। तो बताना है कि कहाँ पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पहला धातु का प्रमाण मिला हुआ है। तो आपने ऑप्शन दे दिया होगा, इस प्रश्न का ऑप्शन जो सही है सी सही होगा, यानी बलूचिस्तान क्षेत्र में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो मिलने वाला है धातु का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कि मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ प्राचीन कृषि एवं पशुपालन जैसी व्यवस्था पाई गई है। मेहरगढ़ दोस्तों जानते होंगे आप कि 7000 ईसा पूर्व का क्षेत्र है, जहाँ से औजार और बर्तन भी पाए गए हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ ड्रिल जो तांबे की बनी हुई है ये प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस साइट को जो है भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती कहा जाता है। कौन सी ऐसी साइट है जिसको हम लोग कहते हैं कि सबसे पुरानी जो है कृषि बस्ती है। क्या दयमाबाद है, या हुलास है, या सी नंबर कालीबंगा है, या आलमगीरपुर है, या मेहरगढ़ है। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा, यानी कि जो है मेहरगढ़ क्षेत्र जो है सबसे प्राचीनतम कृषि बस्ती है। दोस्तों मेहरगढ़ आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे के निकट है। किस दर्रे के पास? तो बोलन दर्रे के पास ये है। यहाँ से जो है भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। यह स्थान जो है दोस्तों इस अस्थायी मानव आवास के रूप में प्रयुक्त हुआ था। इसके अतिरिक्त देखते हैं तो दोस्तों दयमाबाद, हुलास, कालीबंगा और आलमगीरपुर भी हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल जो थे, है ना मित्रों। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अपना दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है, इनको लगाना है, एक क्रम में लगाना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम सही होगा। हड़प्पा क्या पहला नंबर सही होगा, क्रम में आएगा, या मोहनजोदड़ो उसके बाद, या कालीबंगा, या लोथल। कैसे क्रम लगाएं कि इसको हमारा जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम सही हो जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यानी 1 को पहले लगाएंगे, फिर हम 3 को लगाएंगे, हड़प्पा, कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो और बाद में सबसे जो है लोथल आएगा। ठीक है मित्रों, यह क्रम जो है दोस्तों भौगोलिक संरचना के आधार पर होगा। ठीक है, तो याद रखें कि पहले हड़प्पा, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो और फिर लोथल आएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सही नहीं है। कपिलवस्तु, बुली, नंबर बी पिप्पलियन, मौर्य, यानी शामिल नहीं, संबंध नहीं है किससे किसका।
सी नंबर पावा के मल्ल और डी नंबर सुमसुमार के मग्ग या भग्ग। तो बताना है दोस्तों इसका कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, यानी जो है कपिलवस्तु बुली से इनका संबंध नहीं है, बल्कि कपिलवस्तु के जो थे वो जानते होंगे कि आप शाक्य का संबंध यहाँ से था। तो ये प्रश्न का उत्तर ये सही हो जाएगा। बाकी पिप्पलवल में मौर पाए गए हैं, पावा के मल्ल थे, सुमसुमार्गी के मग्ग या भग्ग पाए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कपिलवस्तु बुली का संबंध नहीं है, बल्कि कपिलवस्तु और शाक्य का संबंध बैठता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख मिलता है? यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ बताता है कि काशी और कौशल के साथ अजातशत्रु ने जो है चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध जो है संघ बनाया गया था, एक समूह बनाया गया था राजाओं का? क्या आवश्यक चूर्णी बताता है ये है, या हरिवंश पुराण, या आराधना कोश, या निर्यावली सूक्त? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये यानी निर्यावली जो सूक्त है वो बताता है कि चेटक ने जो है अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं को अपने संघ में शामिल करने का प्रयास किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों अगला अपना ये प्रश्न है दूसरा, इसको हल करते हैं। तो प्रश्न है, पाल शासक जो है रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त जो है रामचरित जो ग्रंथ है, या कहें कि रामचरितमानस ग्रंथ नहीं, एक पुस्तक है, लिखी गई है, रचना है, उसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले जो हैं वो संध्याकर नंदीन हैं। कौन है? तो इसको लिखने वाले जो हैं संध्याकर नंदी हैं। ठीक है मित्रों, ये संध्याकर नंदी जो है, इन्होंने इसमें जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो है ये पाल शासक रामपाल का जो है वर्णन किया है। ऐतिहासिक जीवन वृत्ति इसी संध्याकर नंदी ने इनकी लिखा है। किसमें? तो रामचरित पुस्तक में। संध्याकर नंदी ने दोस्तों इस ग्रंथ में स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहा है। याद रखें कि किस विद्वान ने जो है अपने आप को कलयुग का कहा है कि मैं वाल्मीकि हूँ, तो ये संध्याकर नंदी ने कहा है। तथा रामपाल को राम कहा है, यानी पाल शासक रामपाल को भगवान राम से संज्ञा दी है कि वो राम थे, और जो मैं संध्याकर नंदीन हूँ अर्थात मैं कलयुग का वाल्मीकि हूँ। तो ये याद रखें मित्रों। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था? बताना है क्या वैभाषिक का वो केंद्र था, या विज्ञानवाद का, या वज्रयान का, या शून्यवाद का? तो बताना है कि कौन सा प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन इसका जो है दोस्तों सी नंबर सही हो जाएगा, यानी वज्रयान जो था पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म के एक संप्रदाय के केंद्र के रूप में जो है प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों कि 6 महायान महाविद्यालय जो हैं प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक महाविद्यालय में जो 108 शिक्षक नियुक्त थे, और महाविद्यालय के केंद्रीय कक्ष को जो दोस्तों विज्ञान भवन की संज्ञा दी जाती थी। यहाँ के जो प्रसिद्ध कुलपति थे मित्रों वो दीपंकर श्री ज्ञान आतिश थे, ये याद रखें। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यह है अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा जो है ठगों का दमन किया जाता है? ये प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है ठगों का दमन किया था, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखते हैं, क्या जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, या जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने, या बलबन ने? तो आपने इसका टिक कर लिया होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो दिल्ली के सुल्तानों में ठगों का दमन करने वाला सुल्तान था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था
जिसने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया या ठगों के दमन को बढ़ा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हल करते हैं। यह है, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने जो है किलेखोरी को अपनी राजधानी बनाया था? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, या खुसरो खान ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपने टिक कर लिया होगा। जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है दोस्तों किलेखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों आप जानते हैं कि खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा की जाती है, जिसमें कुल 4 शासक होते हैं और 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी जो थे दोस्तों वो कबीले का एक तुर्क था, जिसका राज्यारोहण जो है 13 जून 1290 में हुआ था। उसी ने जो दोस्तों किलेखोरी को अपनी राजधानी बनाया और 1 वर्ष तक वहीं रहने का भी निश्चय किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न अपना, और इसको जो है लंबा प्रश्न है और इसको कूट के माध्यम से इसका उत्तर भी देना है आपको। तो प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन है, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा जो है उसके कारण के रूप में दिया गया है। तो बताना है कि क्या सही होगा इसका। कथन पढ़ते हैं। तो औरंगजेब के काल में मृत मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालिबा एक सीमित था। ध्यान से पढ़ें। दूसरा लिखा हुआ है, 1691 में औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किया कि वे उन अमीरों की संपत्ति जब्त न करें जिनके जो हैं ये उत्तराधिकारी सरकारी सेवा में थे, क्योंकि मृत अमीरों द्वारा संविदाकृत मुतालिबा का भुगतान करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों को कहा जा सकता था। तो दोस्तों इसको पढ़ लिया है आपने इस ऑप्शनों को। अब देखना है कि उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर आपका ये सटीक होगा। तो बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। क्या ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है? ए और आर दोनों सही हैं, किंतु जो है आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। सी नंबर है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। या डी नंबर है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपने टिक कर लिया होगा। जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न अपना। ये तो उसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, स्पष्टीकरण कर लेते हैं क्या सही था उसमें जो औरंगजेब के संबंध में है। तो मनसब जो है दोस्तों फारसी का जो शब्द है इसका अर्थ होता है पद। इसके 2 भाग होते हैं, जात और सवार। जात व्यक्तिगत पद, जबकि जो सवार होता था दोस्तों घुड़सवारों की संख्या से संबंध रखता था। औरंगजेब ने जो है दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था में जो है मशरूत की शुरुआत की थी। उसके समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या आप जानते होंगे कि सर्वाधिक थी, अर्थात 33% थी। आगे देखते हैं इसी में, औरंगजेब के समय जो मित्रों मृत मनसबदारों की जो संपत्ति का दावा मुतालिबा तथा सीमित था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यह प्रश्न है अपना, अकबर ने जो विभिन्न घोषणाएं की थी, आदेशों का उनका कालक्रम बताना है कि किस क्रम में, यानी पहले कौन की फिर उसके बाद ये बताना है। तो आप जजिया को जानते होंगे दोस्तों कि जजिया की घोषणा जो है कब की जाती है, और तीर्थकर कब माफ़ किया जाता है, चित्तौड़ का फतहनामा कब जारी होता है, और युद्धबंदियों की पत्नियों आदि से संबंध जो होता है ये कब घोषणा की जाती है। तो इसको देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है मित्रों, इसको और शार्ट करते हैं तब आएगा ये कूट के माध्यम से देना है उत्तर। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी ये डी नंबर। कहने का मतलब है कि आप नोट करते चलें कि जो है युद्धबंदियों की पत्नियों तथा बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए रखे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कह सकते हैं कि ये इसका जो सन था वो 1562 था। ये तो तीर्थ यात्रा आप जानते हैं 63 से संबंध है इसका। जजिया कर की समाप्ति जानते हैं मित्रों आप 64 से संबंध है। और चित्तौड़ का जो फतहनामा जारी किया गया था वो जानते होंगे कि 1668 में जारी किया गया था। तो ये 1668 है, ठीक है मित्रों। सॉरी 1668 नहीं 1568 है, ठीक है।
ये 1568 है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है दूसरा प्रश्न अपना। निम्नलिखित में किस विदेशी ने शिवाजी की जीवनी लिखी है? ये प्रश्न है, कौन सा ऐसा विदेशी था जिसने शिवाजी की जीवनी लिखी है, यानी जीवन परिचय लिखा है? तो बताना है, सर जॉन चाइल्ड था, या राल्फ फिश था, या सी नंबर है गेमेली करेरी था, या डी नंबर है कोस्मो डा गुआर्डा था। तो इस प्रश्न का आप तो दोस्तों उत्तर कर लिया होगा सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोस्मे दा गुआर्डा जो था शिवाजी की जीवन परिचय लिखने वाला विदेशी व्यक्ति था। इन्होंने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ द सेलिब्रेटेड शिवाजी, पुस्तक का नाम है द लाइफ ऑफ द सेलिब्रेटेड शिवाजी, ठीक है, पुस्तक नाम नोट कर लीजिए, में जो है शिवाजी के शासन कार्यों, प्रजा के हितकारी कार्यों और साम्राज्य विस्तार, प्रशासन संबंधित नियम और राजस्व प्रबंध इत्यादि के बारे में जो है मित्रों विस्तृत व्याख्या की है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये प्रश्न है दूसरा। फिर मित्रों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और फिर कूट के माध्यम से जो है इसका उत्तर आपको देना है। यह है प्रश्न। एक तरफ लिखा है शिवाजी सोवेनियर जेम्स ग्रांट टफ, क्या पुस्तक सही मिल रही है? दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द मराठास, क्या GS सरदेसाई ने लिखा है? तीसरा है मित्रों स्टडी ऑफ मुस्लिम इंस्क्रिप्शंस, क्या एडवर्ड थॉमस ने लिखा है? या क्रॉनिकल ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली, ये क्या बेंद्री जी ने लिखा है? तो क्या इसमें से दोस्तों सही होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर है तो ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगर इसके मित्रों मिलान की बात करते हैं तो आइए मिलाकर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो मिलाएंगे तो शिवाजी सोवेनियर जो है सरदेसाई से इसका संबंध रखते हैं ये, यानी कि ठीक है मित्रों ये। और हिस्ट्री ऑफ द मराठास तो आप जानते होंगे कि इन्होंने जो है कर्नल जेम्स टफ ने लिखा है ये। और मुस्लिम ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो है दोस्तों आप जानते होंगे कि इसको बेंद्री जी ने लिखा है, और जो बचता है इसको ऐसे मिला देते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। यह है अगला प्रश्न मित्रों, दक्कन के बलूतोदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। बलूतोदार जो होते थे ग्राम सेवक होते थे, शिल्पकार थे। बी नंबर वतनदार बलूतेदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का स्थायी अधिकार था। या सी नंबर ऊपर बलूतेदारों के पास जो है ग्राम में स्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे। क्या सही है? इसका उत्तर आपको देना है। तो मित्रों बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों उत्तर सही मित्रों इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए बी और सी तीनों क्या हैं जो हैं सही हैं। दोस्तों जानते होंगे कि बलूतेदार जो थे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गांव के वे सेवा प्रदाता होते थे। बलूटा जो होता था अनाज या कृषि उपज के हिस्से का प्रतीक है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। ये अगला प्रश्न अपना रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप लोग भली बात जानते हैं कि जो थे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ऑप्शन नंबर डी कर लिया होगा, यानी कि जॉर्ज विल जो थे ये भारतीय कांग्रेस के जो पहले थे क्या पहले विदेशी अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित महिलाओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा थी? कौन सी ऐसी महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो वो थी कौन थी आप जान गए होंगे, तो एनी बेसेंट जी थी, जो 1900 जो है कब तो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, जो है कलकत्ता में हुआ था। आगे देखते हैं इसी में, तो एनी बेसेंट की अध्यक्षता में समाज सुधार से संबंधित कार्यक्रम भी जो है दोस्तों चलाया गया था। चलिए अगर देखते हैं दोस्तों, भारतीय महिला की बात करते हैं तो ये सरोजिनी नायडू 1925 में है, लेकिन अगर किसी भी महिला की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न,
1906 में बम्बई में किसने जो है डिस्परेट क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? ये बताना है कि डिस्परेट क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्या अंबेडकर ने की थी, या ज्योतिबा फूले ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या B.R. शिंदे ने? तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी B.R. शिंदे जी ने जो है 1906 में बम्बई में डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका जो उद्देश्य था मित्रों, नोट कर लीजिए, निम्न जातियों के स्तर को उठाना और इन्हें समाज सुधार में एवं शिक्षा के क्षेत्र में उचित स्थान दिलाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ये देखना है और कूट के माध्यम से जो है इसका फिर क्या है उत्तर आपको देना है। ये कूट के माध्यम से इसका उत्तर आपको प्रस्तुत करना है, देना है। तो पहला कथन लिखा, ये नंबर लिखा हुआ है क्या? 1948 के भाषाई प्रदेश ये आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या सही है? परीक्षण करते चलना है इनको। बी नंबर है 1952 में पोट्टी श्री रामू मुल्लू ने आंध्र प्रदेश पृथक के लिए आमरण अनशन किया था। क्या ये सही है? देखते चलना है। और नेक्स्ट है जो तीसरा, संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून माफी वाद में 1967 में पारित किया गया था। क्या ये सही है? या नेक्स्ट है कि पंजाब के जो है मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिणपंथी शाखा ने एक दूसरे का समर्थन किया था। क्या ये सही है? या ई नंबर जो है अनुच्छेद 347 जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जो है क्या रक्षा करता है। क्या ये सही है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपने सही उत्तर जो है कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इस प्रश्न का मित्रों सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ये यानी बी और ई जो हैं ये सही हैं और सभी कथन जो हैं गलत हैं। तो आपने देखा होगा कि 1952 में पोट्टी श्री राम मुल्लू ने आमरण अनशन किया था और 64 दिन भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना मित्रों। और देखते हैं फिर संविधान का जो अनुच्छेद 347 है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये सही होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। आइए देख लेते हैं इसको भी। नेहरू लियाकत समझौता था जो किस बात से निपटने के लिए समझौता हुआ था? तो नेहरू लियाकत समझौता था वो किस बात से निपटने के लिए समझौता हुआ था? तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी अल्पसंख्यकों की जो है सुरक्षा तथा अधिकार के लिए जो है नेहरू लियाकत समझौता 1950 में जो हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली पैक्ट के तहत दोनों देशों के बीच जो है मित्रों शरणार्थी संपत्ति तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दों पर समझौता हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट जो 17वां था मित्रों ये समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको प्रश्नों का जो संकलन हो कैसा रहा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को घंटी के निशान को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें।